बच्चों लोग, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जितना ही बेसिक फंडामेंटल सारा चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक, हम लोग कवर क्या कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसका एप्लीकेशन कवर कर रहे थे हम लोग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में ही ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं वो वाटर पे। ठीक है, अच्छा उससे पहले ध्यान देना, जैसे बोलेंगे HCN, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि HCN मॉलिक्यूल में H बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन HCN, तो आप बोलोगे यस यस। ठीक है, कैसा होता है आपको समझा दे रहे हैं। HCN होता है तो आपका लोन पे कहाँ पे है, नाइट्रोजन पे है, और ये लिंक होगा कार्बन वाले, यानी sp जो कार्बन है आपका, sp जो कार्बन है उस कार्बन से आपका H लिंक है। इस H और इस लोन पे में इंट्रैक्शन होगा, इसको आप H बॉन्ड बोल सकते हो, इसको आप H बॉन्ड बोल सकते हो, इसको आप H बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो पॉइंट ये आता है, ध्यान देना। तो पॉइंट ये आता है, आपको एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करा आपके साथ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 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 रेडियस, यानी डिस्टेंस। ठीक है, का ग्राफ हमको देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो 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 पार्टिकल है E और B। ए और बी आपस में क्या कर रहा है, पास पास आ रहा है। तो पास आएगा तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, जितना पास होगा उतना ही क्या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या तो बढ़ता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। एनर्जी क्या होगा, घटेगा। जब पार्टिकल दूर दूर होगा, जब पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर होता है तो एनर्जी क्या होगा, जीरो होता है। एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, और रेडियस लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ग्राफ देखोगे तो पार्टिकल जब पास आएगा तो अगर डिस्टेंस बहुत दूर होगा तो पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, जीरो। जैसे से पार्टिकल पास आएगा, जैसे से पार्टिकल पास आएगा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव होते जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है ना। फोर्स, जब भी फोर्स अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी नेगेटिव होता है, एनर्जी नेगेटिव होता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना एनर्जी का नेगेटिव होगा। तो एनर्जी घटते 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 यहाँ पहुंचेगा। इसके बाद अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास ला दोगे आपस में तो एनर्जी बढ़ना स्टार्ट करता है, एनर्जी बढ़ना स्टार्ट करेगा और ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक, तो जो इसका लोएस्ट एनर्जी कहाँ पॉसिबल है, तो लोएस्ट एनर्जी यहाँ पॉसिबल था, इस पॉइंट पे। तो लोएस्ट एनर्जी जो पॉसिबल था उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, उस पॉइंट बोलते हैं कि इस पॉइंट, इस डिस्टेंस पे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट है। तो इस डिस्टेंस को बोला गया है, यानी यहाँ से यहाँ जो बोलता है इसको बोला गया है, इसको बोला गया बॉन्ड लेंथ। यानी इस पॉइंट पे बोलते हैं कि बॉन्ड जो बनता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ए और बी में अगर ओवरलैपिंग हो रहा होगा तो इस आर को बोल सकते हो दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ। कौन सा डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, यानी जो भी इंटरेक्शन फोर्स है, जो भी इंटरेक्शन फोर्स है, उस इंटरेक्शन का फोर्स का हाईएस्ट वैल्यू कब होगा, हाईएस्ट वैल्यू होता है इस पॉइंट पे जब आपका एनर्जी लोएस्ट होगा, जब एनर्जी लोएस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। ज्यादा पास ला देंगे तो क्या होगा, ज्यादा पास लाने से क्या होता है, बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉन्ड हमें आपको समझाना क्या चाह रहा है, एक इफेक्टिव बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ज्यादा क्लोज करने से भी दिक्कत होगा। मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्लोज करें तो बॉन्ड अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बॉन्ड बनने के लिए भी एक सर्टेन डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, फॉर इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन
फॉर इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन, for effective bond formation, certain distance, certain minimum distance बोल सकते, बेटर रहेगा, certain minimum distance, ब्रैकेट में मिनिमम, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, certain minimum distance is essential। ये नहीं कि तुम पूरा सटा दिए तो भी आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, तो सर्टन मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, एसेंशियल होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं वाटर में, ठीक है, ये पढ़ क्यों रहे थे, तो ध्यान देना, वाटर का पार्टिकल्स होता है, तो वाटर का एक पार्टिकल्स में ध्यान देना, वाटर, तो इसको आप ए मान सकते हो, और मान लेते हैं वाटर का दूसरा पार्टिकल है जिसको हम बी मान रहे हैं, जिसको हम बी मान रहे हैं, वाटर का एक पार्टिकल का डेल पॉजिटिव दूसरे पार्टिकल के डेल नेगेटिव के साथ, यानी लोन के साथ क्या बनेगा, इंटरेक्शन कर सकता है, इसको मतलब एच बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ए क्या बना, आपका ये बन रहा है आपका एच बॉन्ड, क्या बनता है, एच बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कि इस बॉन्ड को बनने के लिए क्या सर्टेन डिस्टेंस चाहिए, ऐसा नहीं होगा, यानी इस एच बॉन्ड पे हमेशा बोल सकते हैं क्या, कि अभी आप सीखे ना कि अगर ए और बी पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके बीच में अच्छा बॉन्डिंग करने के लिए डिस्टेंस कम से कम एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, उससे ज्यादा पास कर दोगे तो बॉन्ड अच्छा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में अगर आपको एक बॉन्ड इफेक्टिव बनाना है, क्या है, इफेक्टिव बॉन्ड बनाना है, तो हम बोल सकते हैं फॉर इफेक्टिव एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, certain minimum distance is essential, minimum distance is essential, certain minimum distance is essential for effective H bonding, certain minimum distance is essential। ठीक, तो ध्यान देना, तो इफेक्टिव एच बॉन्डिंग होने के लिए आपको सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस इज एसेंशियल होता है। ज़्यादा पास ला देंगे, या आप ऐसा सोचोगे कि ज़्यादा हम वाटर मॉलिक्यूल को पास ला देंगे तो एच बॉन्डिंग टूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि एच बॉन्डिंग को अगर पार्टिकल बहुत पास आ जाएगा तो एच बॉन्डिंग इफेक्टिव होता है। तो एच बॉन्ड बनने के लिए पार्टिकल का बीच में डिस्टेंस यानी गैप होना जरूरी है, नहीं तो बॉन्डिंग अच्छा से ओवरलैप नहीं हो पाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये आपको रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान देना, अब ध्यान देना, जब हम बात करते हैं वाटर पे, तो वाटर पे ही बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, different phases of water of H2O। तो आपको पता है कि H2 का स्टेट क्या होता है, सॉलिड हो सकता है, फिर मेल्ट होगा तो H2 का स्टेट क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, और बॉयल हो तो क्या होगा, H2 का स्टेट क्या हो गया, गैस हो जाएगा। H2O का लिक्विड फेज में H बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। H2O के आपके सॉलिड फेज में भी क्या होता है, H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिक्विड एंड सॉलिड फेज दोनों प्रेजेंट होता है, तो H बॉन्डिंग इज ठीक है। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, प्रेजेंट होगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वाटर सॉलिड हो या वाटर लिक्विड हो, दोनों में क्या होता है, एच बॉन्डिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि एच बॉन्डिंग इफेक्टिव किस में होगा, आइस में होगा कि मतलब वाटर के सॉलिड में होगा कि वाटर के लिक्विड में होगा। आप बोलोगे वाटर का सॉलिड स्टेट होता है नहीं आइस में होता है, उसमें एच बॉन्डिंग क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग का जो सॉलिड फेज है यानी आइस जो है उसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसमें एच बॉन्डिंग जो होता है ज्यादा इफेक्टिव होता है, एच बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, ध्यान देना जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड और वाटर सॉलिड का, तो ध्यान दोगे आप इसको समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने आपके साथ के पास बहुत सारा कार पड़ा हुआ है, या मान लो तुम आप मूव करो, कार में बैठे हो जा रहे हो, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको कार को फ्री मूवमेंट करना है और आपके पास दो ऑप्शन है कि सारा कार एक साथ चलता रहे, सारा कार एक साथ चलता रहे, मतलब ट्रैफिक है, मान लो एक ट्रैफिक में 1000 कार एक साथ चल रहा है, एक रोड पे 1000 कार एक साथ चल रहा है। ठीक है, और एक ऐसा सिचुएशन लो जब उस 1000 कार को पार्क करना हो। ठीक है, यानी पार्किंग में उस थाउजेंड कार को पार्क करना हो, तो अगर आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि कार आराम से मूव कर सके, निकल सके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में सेपरेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। जब कार स्टॉप रख करोगे तब कार के बीच में सेपरेशन कैसा रहेगा। मतलब क्वेश्चन मेरा है कि अगर कार को स्टॉप कर दो 1000 कार को, और एक केस ऐसा लेते हैं और एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें सारा कार मूव कर रहा है, तो किस केस में सेपरेशन कम रखने से भी आप इजीली कार को मूव कर सकते हो। तो ध्यान देना, आप देखना जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई होता है तो कार के बीच सेपरेशन बहुत कम हो जाता है, फिर भी क्या होता है क्योंकि आगे का कार मूव करेगा तो अभी मूव कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में भी क्या है, सेपरेशन बहुत कम होने के बाद भी क्या होगा, आप कार को मूव कर सकते हो क्योंकि आपके आगे वाला कार ही मूव कर रहा है, आपके पीछे वाला कार मूव कर रहा है। तो उस मूवमेंट से क्या आपके आपके फ्रीडम को ब्लॉकेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर कार सारा रोक दें, तो बहुत सटा कर रोक देंगे तो आपका कार फंस जाएगा, उसमें निकल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल स्टॉप कर गया, तो किस केस में पार्टिकल एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा, अपने फ्रीडम को ब्लॉक नहीं होना चाहेगा। तो पार्टिकल का जो लिक्विड फेज होता है उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें पार्टिकल के पास आने का चांस ज्यादा, पास आने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टिकल सारा मूव कर रहा है, तो पास आके भी उसका फ्रीडम ब्लॉक नहीं हो रहा है। लेकिन पार्टिकल को तुम स्टॉप करोगे तो पार्टिकल रुकने से पहले एक गैप मेंटेन करके रुकेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ज्यादा पास आ जाएंगे तो मेरा मूवमेंट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे होता है वाटर के साथ। तो जो हम डिस्कशन किए हैं वो वाटर के साथ रिलेवेंट है, जो हम सारे डिस्कशन किए हैं वो वाटर के साथ रिलेवेंट है। इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब आइस होगा तो आइस में वाटर पार्टिकल स्टॉप कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ठीक, तो पार्टिकल अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके स्टॉप करता है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ये हो गया सॉलिड फेज का ग्राफ, मतलब फिगर में बना रहे थे। लिक्विड फेज में क्या होता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल पास आ सकता है, पार्टिकल पास आ सकता है। तो हम अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बीच में कुछ गैप छूट रहा है, यहाँ पे कुछ गैपेज है, देखो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो गैप ज्यादा कहाँ होगा, इसमें गैप कम होगा। तो अगर बोलेंगे पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, जो वैकेंसी है, वो ज्यादा किस में होगा, तो ज्यादा हो आइस में। ठीक है, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि आपके अब कंपेयर करें हम, तो H2O सॉलिड एंड H2 लिक्विड को कंपेयर करें, तो जो गैप होता ना यानी एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा आइस में, ज्यादा होगा आइस में, यानी सेम मास में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करेगा, तो वॉल्यूम ज्यादा बड़ा किसका होगा, आइस का होगा, ज्यादा वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, आइस का होगा। इसका मतलब डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, तो डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड का। तो ये वाटर का बहुत पिकुलर प्रॉपर्टी होता है कि वाटर जनरली क्या होता है, किसी सब्सटेंस में लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। ठीक है, बट वाटर में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ H2 लिक्विड
इज हायर देन डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड। यानी आइस और वाटर लिक्विड में डेंसिटी किसका होता है? तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक बोल रहे हैं कि आइस में H बॉन्ड बनने के लिए क्या है? गैप चाहिए। तो गैप चाहिए हो तो गैप कब बनेगा? जब वाटर क्या होगा? वाटर एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा, वाटर एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो अगर हम बोला जाए कि वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट कब होता है तो बोला गया है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है जी? तो वाटर डेंसिटी देखोगे तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बोला गया 4 डिग्री पे होता है। कितना होता है? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका वैल्यू क्या होता है? तो डेंसिटी का वैल्यू होगा, का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कब लेते हैं हम लोग? 4 डिग्री पे लेते हैं। किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक, और ध्यान देना, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वाटर डेंसिटी का, हमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वाटर डेंसिटी का, तो ग्राफ, तो डेंसिटी ऑफ H2O तो देखा गया है कि 0 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री है यानी आइस से, और यहाँ टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब 0 से तुम 4 तक मूव करते हो तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डेंसिटी यहाँ पे ऐसा है, तो 4 तक डेंसिटी रैपिडली बढ़ता है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं 4 डिग्री, ये पॉइंट मान लेते हैं 4 डिग्री। ये 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। उसके बाद डेंसिटी घटना स्टार्ट करता है, ये घटेगा, लेकिन घटने का जो रेट है बहुत स्लो होता है। जी जैसे बढ़ा उस से नहीं घटेगा, बहुत स्लो। इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? तो ध्यान देना, अब गर्मी के टाइम में, अब गर्मी के टाइम में आइस को लो पानी में, तो क्या आइस डूबता है पानी में कि फ्लोट करता है गर्मी टाइम में? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि नॉर्मली क्या होता है, आइस जब भी डालोगे पानी में फ्लोट करता है। इसका मतलब समर के टाइम में आपका टेम्परेचर कितना होता है जी? तो समर टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है 44-45, यानी अराउंड 40 के आसपास होता है। तो इस टेम्परेचर में भी क्या होगा? डेंसिटी आप देखते हो तो आइस पानी में फ्लोट करता है, इसका मतलब इस टेम्परेचर में भी तो आइस का डेंसिटी है वो वाटर से क्या होता है? कम होता है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 40 पहुंचा देंगे तो भी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो 4 डिग्री से, यानी जो आइस का डेंसिटी है, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो लाइन है उससे अपना वाटर डेंसिटी ऊपर ही रहना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि 4 डिग्री वाटर डेंसिटी घटता है वाटर का, लेकिन घटने का रेट बहुत स्लो होता है, घटने का रेट बहुत स्लो होता है, घटने का रेट बहुत स्लो होता है। यानी 40-45 पे भी जो वाटर का डेंसिटी होना चाहिए वो आइस वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, आइस वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा ग्राफ होगा आपका। ठीक है, तो जो ग्राफ बना है डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर बनाया हुआ है। लॉजिक आप लोग समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब ध्यान देना, आइस में एक चीज और ध्यान देना, तो आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड में अगर इक्विलिब्रियम है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने का लॉजिक क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम क्या डिक्रीज करेगा। अब आइस का बात करते हैं, तो आइस में वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ पे है? लिक्विड में कि सॉलिड में? तो आपको पता है कि आइस में वॉल्यूम ज़्यादा होता है कहाँ? सॉलिड में। यानी इसका वॉल्यूम ग्रेटर हो, इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, तो इसमें वॉल्यूम बड़ा कौन होता है? आइस वाला। और वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कुछ कम होता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम प्रेशर बढ़ाते हैं सिस्टम में, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम, मेरा सिस्टम कहाँ मूव करना चाहता है? तो प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम कहाँ मूव करता है? जहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर हम सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड मतलब आइस से मूव करेगा टुवर्ड्स लिक्विड। कहाँ मूव करेगा? आइस से मूव करेगा टुवर्ड्स लिक्विड। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो मेरा सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिधर आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से आपका वाटर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बस में तो आपका प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, आपका वाटर लिक्विड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी क्या होगा आइस में, तो पी इंक्रीज करने से आपका लिक्विफिकेशन प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, यानी वाटर का जो फ्यूजन है, यानी वाटर का जो मेल्टिंग है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिक्विफिकेशन से बेटर टर्म रहेगा मेल्टिंग। तो प्रेशर प्रोसेस मेल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। यानी आपसे पूछा जाए तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपका आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। इसको बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप क्या करना ना, आप अपने फ्रिज से 2 आइस क्यूब निकालना और दोनों अपने हाथ में रख लेना। ठीक, और एक को क्या करना, कंप्रेस करना, मतलब अपने मुट्ठी को दबा लो, मतलब उसको अपने मुट्ठी को दबा लो जोर से, और एक को कुछ मत करो, बस खुला छोड़ दो। ठीक है, तुम ऑब्जर्व करोगे जिस मुट्ठी को तुम दबाओगे ना, यानी वहां तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम देखना ध्यान से, तो जिसमें तुम दबा रहे हो उसमें आइस फटाफट मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रेशर बढ़ा दियो। प्रेशर बढ़ाने का मतलब सिस्टम अपने वॉल्यूम को घटाना चाहेगा। तो वॉल्यूम घटाएगा कैसे? तो टुवर्ड्स मूव करेगा लिक्विड फेज में। ठीक है, इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, आप जो अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तुम यहाँ जो एच बॉन्ड है सॉलिड स्टेट में बना हुआ, उसको तुम ब्रेक कर रहे हो। एच जो सॉलिड स्टेट में एच बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ उसको तुम तोड़ रहे हो, तो टूटेगा तो क्या होगा, सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स लिक्विड मूव करेगा। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने से सिस्टम का मूव करता है टुवर्ड्स लिक्विड मूव करता है, मेल्ट करता है। ये आप ध्यान देना। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये काम करना, मतलब आप किसी हाइट पे खड़े हो, ऐसा बोला जाए कि आपका आइस जो है, आइस को लेके एक हिल हाइट है, मान लिया तुम 500 मीटर ऊपर चला गया, 5,000 मीटर तो ऊपर चला गया, 5,000 मीटर ऊपर चला गया तुम। ठीक है, तुम ऊपर मूव करेगा, तो ऊपर मूव करने से क्या होता है, 2 केस ले रहे हैं कि आइस को लेकर तुम ऊपर जा रहा है, और एक केस में तो आइस को लेकर तुम नीचे आ रहे हो एक हाइट से। तो आपको पता है ऊपर ध्यान से हाइट प्रेशर क्या होता है, घटता है, और नीचे से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप एक हाइट पे खड़े हो, एक आप ऑल्टीट्यूड पे खड़े हो, वहां से ऊपर जाओगे फर्दर तो प्रेशर घटेगा, तो आइस मेल्ट नहीं करेगा, आइस मेल्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम नीचे मूव करोगे तो आइस का मेल्टिंग प्रोसेस क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ से क्या होगा, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस बिकम्स स्लो। और नीचे से क्या होता है, अगर आप नीचे मूव कर रहे हो तो इस केस में मेल्टिंग प्रोसेस विल बिकम फास्टर। क्या होगा, फास्टर, और ज़्यादा फास्ट मेल्ट करेगा। और आप आइस क्यूब को लेकर चले जाओ तो ओशियन के नीचे लेवल जाते हैं, आपका प्रेशर बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि वाटर का मास डेंसिटी हाई होता है एयर के कंपेयर में। तो ओशियन के लेवल में आप मान लो कि ओशियन मूव करो 5-6 मीटर नीचे जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर तुम पे आ जाएगा। तो ओशन में और रैपिडली तुम्हारा वाटर मेल्ट करेगा। ओशन के नीचे तुम और वाटर क्यूब को लेकर मूव करोगे तो उसका मेल्टिंग प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा वहाँ पे इसका क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, फास्ट होता है। अब इसी का एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, आप लोग आइस स्केटिंग सुने होंगे। तो आइस स्केटिंग में क्या होता है जी, जो तुम्हारा जो स्केटिंग कर रहा होता है, ठीक है, उसके पैर में क्या होता है, जूता या जो पतला सा लगा रहता है, स्केट लगा रहता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इस पूरे 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 जो भी स्केटिंग कर रहा है उसका पूरे बॉडी का जो वेट है इस पतले से स्केट पे है। तो इसका पूरा जो एमजी जो फोर्स है उस पूरे पतले से स्केट पे है।
तो उस स्केल पे अगर हम प्रेशर का बात करेंगे, प्रेशर का, तो प्रेशर जो होगा mg बाई यानी फोर्स बाई एरिया होगा, फोर्स बाई एरिया होगा। ठीक है, तो हम जो स्केट पहने रहते हैं उसके नीचे क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी का वेट होता है। तो उस जो स्केट का जो सरफेस है उसके पास क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब तुम आइस पे खड़े हो तो जो आइस का लेयर, मान लेते हैं कि आइस का लेयर है, ठीक है, तो आइस का स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक, अगर हम मेरे स्केटिंग पोजीशन है, ये मेरा स्केटिंग पोजीशन है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरे मेरे जूते के नीचे का जो एरिया है उसमें जो वाटर है वो वाटर लेयर मेल्ट कर जाता है और लिक्विफाई हो जाता है। मतलब मेरे जूते या स्केट के नीचे का जो वाटर होता है वो वाटर का लेयर पूरा मेल्ट कर जाता है। तो मेल्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, घट जाएगा। तो आइस स्केटिंग में स्केट के नीचे का जो एरिया होता है मेल्ट कर जाएगा, तो आपका फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। उसके कारण क्या होता है, आप इजिली मूव कर जाते हो। मतलब स्केटिंग क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि वाटर मेल्ट करता है। तो हमारा स्केट के नीचे का वाटर सरफेस मेल्ट कर जाएगा तो मेरा स्केटिंग प्रोसेस क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आइस पे हम स्केटिंग कर पाते हैं। अब आप आइस के अलावा तुम और कुछ और सोचो कि किसी और, अगर मान लेते हैं कि हमको CO2 सॉलिड है, या मान लो नमक का सॉलिड है, NaCl का सॉलिड है, मतलब नमक बिछा दो, तो आपको लगेगा कि नमक भी स्केट कर पाएंगे क्या, तो नहीं, नहीं पॉसिबल है। नमक मेल्ट नहीं करेगा आपके प्रेशर से, तो नमक पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। आप नमक पे ट्राई करो स्केटिंग करना, नमक का सरफेस को तो आइस की तरह तुम बना दो, पूरा सॉलिडिफाई कर लो। तो जो काम आइस में कर पा रहे हो, काम आप नमक को नहीं कर पाओगे, क्योंकि नमक मेल्ट नहीं करता है, मतलब प्रोसेस में मेल्ट नहीं करेगा। तो आइस का पेक्युलर प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम लोग के लिए स्केटिंग क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए मेरा स्केटिंग क्या होता है, आसान होता है। ये चीज ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशन क्लियर हो रहा है। आपसे अगर आप मान लो कि ओलंपिक्स में कोई जा रहा है स्केटिंग करने के लिए, तो अगर ये उसको साइंस अगर पता रहेगा, तो अगर अपने स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करेगा, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, जो स्केट का एरिया को और मिनिमाइज कर दो। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स घटाना है तो आप क्या करो, स्केट का एरिया को और मिनिमाइज कर दो। तो स्केट का एरिया जितना पतला हो जाएगा नीचे में, उतना ही आपका जो बॉडी का वेट है छोटे से एरिया में पड़ेगा, उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो उतना ही क्या होगा, आपका जो बॉटम का पार्ट है उतना ही जल्दी क्या हो, मेल्ट करेगा। ठीक है, उतना ही आपको फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम मिलेगा, उतना ही आप फास्ट मूव करोगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पतला मत कर देना, ज़्यादा पतला कर दो तो क्या होगा, पूरा पूरा नीचे तक प्रेशर बढ़ेगा, तो तुम्हारा वो क्या होगा, नीचे का पूरा सरफेस मेल्ट करेगा, तुम्हारा जो जो शू है वो नीचे धंस जाएगा, और नीचे धंस जाएगा तो भी दिक्कत होगा। तो एक ऑप्टिमम तक किया जाता है। ठीक है, तो अपने फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज करके तुम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा स्केटिंग में एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान देना, हमको पढ़ना है वाटर का फेज डायग्राम, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो फेज डायग्राम में अगर मानते हैं नॉर्मली किसी और का, तो वाटर का अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो नॉर्मली फेज डायग्राम कैसा होता है आपका, तो फेज डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, पी वर्सेस टी होता है। क्या होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होता है, पी वर्सेस टी ग्राफ है। ठीक है, तो ये फेज डायग्राम बोला गया। तो नॉर्मली यहाँ जो तीन, नॉर्मली ऐसा होता है कुछ, ठीक है, तो ये जो रीजन होता है सॉलिड, ये सॉलिड का रीजन होता है, एक गैस का एरिया होता है और ये लिक्विड का एरिया होता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोला गया है टी, इसको बोला गया है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला गया है, ट्रिपल पॉइंट। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, इस पॉइंट का टेम्परेचर को बोला गया है ट्रिपल पॉइंट। यानी यहाँ पे लिक्विड सॉलिड गैस तीनों को एग्जिस्ट करता है, तीनों को एग्जिस्ट करेगा। ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, लिक्विड का बॉन्डिंग खत्म हो जाता है, लिक्विड गैस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। जैसे ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको बोला गया है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। यानी इस पॉइंट के बाद लिक्विड का कुछ मतलब ही नहीं होता, लिक्विड का मतलब यानी इसके बियॉन्ड हम लिक्विड को लाइन को स्टेंड नहीं कर सकते हैं।
लिक्विड को स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो आपको समझ में आ गया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या किसको बोलते हैं। अब ध्यान देना, नॉर्मली क्या है कि मान लो कि अभी तुम पॉइंट ए पे है, नॉर्मली तुम पॉइंट ए पे मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ पे है, पॉइंट ए मान लेते हैं। तो पॉइंट ए यहाँ रहेगा, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहाँ मूव करेंगे, ऊपर मूव करेंगे। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यानी गैस से कहाँ गया, सॉलिड में गया। यानी मेरा पॉइंट ए से पॉइंट मूव कर रहे हैं तो यानी आपका फेज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है प्रेशर बढ़ाने से। यानी प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, आप सॉलिड गैस से सॉलिड जा रहे हो, गैस से सॉलिड जा रहे हो। अगर पॉइंट ए आपका यहाँ रहेगा तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो पहले आप कहाँ जाओगे, पहले आप सॉलिड एरिया में जाओगे, पहले लिक्विड में जाओगे, गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से कहाँ जाओगे, सॉलिड में। यानी मूवमेंट बीच ऐसा हो रहा है, यानी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो नॉर्मली अब ऐसा होता है। ठीक, तो अब दिख रहा होगा कि ट्रिपल पॉइंट से पहले आप गैस से डायरेक्टली मूव कर रहे हो सॉलिड में, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ट्रिपल पॉइंट के बाद आप गैस से मूव के लिक्विड, लिक्विड से मूव के सॉलिड में। ठीक है, ये होता है नॉर्मली। वाटर में क्या होता है, ध्यान देना, वाटर का फेज डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है। तो वाटर के लिए हम फिर से बनाते रहे, आपका वाटर के लिए बना रहे हम, तो ये टेम्परेचर हो गया, ऊपर प्रेशर हो गया, तो इसमें जो लाइन्स होता है ध्यान देना, तो इसमें अब देखो तो ऐसा होता है, ये होता है लिक्विड एरिया। ठीक है, ये होता है आपका लिक्विड एरिया, ये होता है सॉलिड एरिया, ये होता है गैस एरिया। बाकी ये पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, ये पॉइंट है टीसी का पॉइंट। हम बोलना आपको क्या चाह रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, अगर मान लेते तुम पॉइंट ए पे खड़ा भी है, तो पॉइंट ए पे खड़ा है तो ये यहाँ लेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहाँ मूव करोगे, लिक्विड मूव करोगे। और पॉइंट यहाँ ए होगा, अभी गैस में हो तो गैस से कहाँ मूव करोगे, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड मूव करोगे। और प्रेशर बढ़ा तो कहाँ मूव कर जाओगे, लिक्विड मूव कर जाओगे। एक पिकुलर पॉइंट होता है कि यहाँ पे गैस से सॉलिड, सॉलिड में अगर तुम्हारा अभी तुम स्टेट सॉलिड में हो तो प्रेशर बढ़ाने से तुम लिक्विड चला जाओगे। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यानी आप अगर सॉलिड या बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, बाकी जगह आप सॉलिड वाले अगर रीजन में हो तो प्रेशर बढ़ाने से तुम्हारा रीजन सॉलिड ही रहेगा। वाटर में क्या होता है, वाटर टाइप्स जो भी सॉलिड्स है उसमें क्या होता है कि अब अगर सॉलिड एरिया में हो तो तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम कहाँ मूव कर जाओगे, तो मूव कर जाओगे इन लिक्विड रीजन, एक लिक्विड रीजन मूव कर जाओगे। ठीक है, तो एक किसके साथ होगा, वाटर और एस्टो टाइप सॉलिड्स। ये रहेगा अबाउट फेज डायग्राम। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, चलो यहाँ तक कोई डाउट बच्चा, अदिति, आदित्यांशु, इप्सिता, कोई डाउट बच्चा आप लोग को, सुष्णाता, इप्सिता, ऋचिका, कोई डाउट बच्चा आप लोग को यहाँ तक में? ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट वाटर का फेज डायग्राम, यानी वाटर का एप्लीकेशन आप लोग क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एच बॉन्डिंग का एप्लीकेशन इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड और लिक्विड। तो ध्यान देना, जब ये बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ध्यान देना आपका जो सॉलिड अगर टाइप होता है, ध्यान देना आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड टाइप क्या आपके पास है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरेक्शन फोर्सेस, प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स जितना हाई होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब जनरली देखा गया है कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पे, तो जो सॉलिड्स होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका, सॉलिड का होगा, सॉलिड का होगा। तो सॉलिड का टाइप होता है ये, कुछ सॉलिड होता है कोवेलेंट सॉलिड होता है, कौन, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है। कुछ होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड। कुछ होता है आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। और कुछ सॉलिड होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मेरा जो स्कोप है यहाँ पे हम स्टडी करना चाहते हैं, तो चूंकि देखो कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक और मेटालिक सॉलिड में इसका बॉन्ड टाइप कोवेलेंट, यानी यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स कोवेलेंट होगा, यहाँ पे आयनिक होगा, यहाँ पे मेटालिक होगा। तो ये तीनों मेरा फोकस में नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है बहुत हाई होता है। तो ये जो एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग बेसिकली जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हम लोग किसके लिए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए सीखने वाले हैं। जैसे आइस हो गया, CO2, ड्राई आइस हो गया, CO2 हो गया, उनमें इसका एच बॉन्डिंग का एप्लीकेशन आएगा। मेल्टिंग पॉइंट का जो हम फोकस करेंगे तो मेरा सॉलिड टाइप होना चाहिए किस पे, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस करेंगे तो किस पे, मॉलिक्यूलर लिक्विड पे, जैसे वाटर लिक्विड हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब डीजल हो गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर लिक्विड्स है, ठीक है। तो उस पर हम लोग फोकस करने वाला है, ठीक। तो ये कोवेलेंट आयनिक मेटालिक वाले पे नहीं फोकस करने, क्योंकि इनका इंटरेक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स इज वेरी हाई। तो इसमें हम लोग एच बॉन्डिंग की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि एच बॉन्डिंग वीक इंटरेक्शन फोर्स है, उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो इसका गवर्न कहाँ करेगा, जहाँ पे वीक इंटरेक्शन होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो जब भी बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और लिक्विड में दो टाइप का इंटरेक्शन फोर्स ऑपरेट करता है मेनली। इसका जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। एक कैटेगरी होता है क्या, एक कैटेगरी होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और एक कैटेगरी होता है आपका वैन डेर वाल्स फोर्स का, वैन डेर वाल्स फोर्स। इन दोनों फोर्स में जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर होता है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, वैन डेर वाल्स होता है, ठीक है। और वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है, ध्यान देना, ये जो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वैन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है। फॉर सिमिलर मासेस और मासेस सिमिलर होगा, जो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू होता है, प्रोपोर्शनल टू होगा सरफेस एरिया। क्या होगा, सरफेस एरिया। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जनरली कौन सा इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटरेक्शन फोर्स दो कैटेगरी बांट रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डेर वाल्स फोर्स। और वैन डेर वाल्स फोर्स का भी तीन कैटेगरी होता है, डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल एंड लैडर फोर्सेस। तो इसी तीन कैटेगरी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हम बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वैन डेर वाल्स फोर्स से जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और वैन डेर वाल्स फोर्स डिपेंड किस पे करता है, तो मास के प्रोपोर्शन होगा और सरफेस एरिया के क्या, अगर मास सिमिलर रहेगा तब जाएंगे सरफेस एरिया पे। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है, कब, जब मास होगा सिमिलर, ठीक।
तो अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। तो हाइड्राइड्स, ये सारा क्या है, तो ये सब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है। क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है, ऑफ ग्रुप 16 है। तो इनका अगर हम मल्टीपल पॉलीमर कंपेयर करने बोल दें तो देख लो, नीचे से मास बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, मास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से जब मास इंक्रीज करेगा तो आपका कौन सा फोर्स बढ़ेगा, तो आपका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, फोर्स इंक्रीज करेगा, यानी आपका इंटरनल फोर्स इंक्रीज करेगा। तो इंटरनल फोर्स इंक्रीज करेगा, ध्यान देना। तो अपना एक्सपेक्टेड क्या था, तो अपना एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, तो अपना एक्सपेक्टेड होगा, तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा H2T, फिर क्या होगा H2SE होगा, फिर क्या होगा H2S होगा। और सबसे कम किसको होना चाहिए था, वाटर को। बट होता क्या है कि वाटर में होता है H बॉन्डिंग, वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हम लोग सीखे क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बहुत सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको सबसे आगे भेज दो, यानी वाटर को मास के अकॉर्डिंग देखोगे, यानी वैन डर वाल्स फोर्स के अकॉर्डिंग देखोगे, तो वाटर को इन सब में से लोएस्ट होना चाहिए था, लेकिन वाटर हो जाएगा हाईएस्ट, यानी वाटर चल जाएगा यहाँ पे। वाटर से यानी आपका जो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, तो आपका एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा। रीजन क्लियर है क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे लॉजिक को समझाना आना चाहिए। सेम क्वेश्चन, सेम ही में क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर रहे हैं कि आपको बोला जाएगा HF, HCl, HBr, HI, इनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना। तो सिंपली क्या बोलोगे आप कि सबसे हाईएस्ट किसका होगा, HF का होगा। HF क्यों, तो ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। HF के बाद बाकी में H बॉन्डिंग नहीं है, यानी HCl, HBr और HI में आप वैन डर वाल्स फोर्स पे फोकस करोगे। तो वैन डर वाल्स फोर्स किस में ज़्यादा होता है जी, HI में हाईएस्ट होगा। तो HF के बाद HI होगा, फिर HBr होगा, मास, यानी इसका तो मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तो आपका ऑर्डर ऐसे चलेगा, आपका ऑर्डर ऐसे चलेगा, ठीक। सेम में थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, सेम में थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चे लोग, ग्रुप 15 का बात कर रहे हैं हम लोग। अमोनिया PH3, आर्सेनिक H3, ठीक है, SbH3, BiH3, ठीक है। अब बोल इनको अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे इसे याद रखना कि अमोनिया का H बॉन्ड थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। H बॉन्डिंग इज नॉट इफेक्टिव, होता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण इसमें थोड़ा सा, इसमें इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का डेविएशन होता है। इसमें तो जो ऑर्डर होगा थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है इसमें, तो उसमें क्या कर, उसमें ना सबसे आगे होता है किसका, बिस्मथ का, मास ज़्यादा होगा। बिस्मथ के बाद अमोनिया लेना, इसके बाद अमोनिया लेना, फिर होगा SbH3,
फिर आर्सेनिक H3 होगा और फिर होगा PH3 होता है। ठीक है, इसका वैल्यूज भी हम लिख दे रहे हैं। इसका 139 केल्विन होता है। ठीक है, इसका 156 होता है, तो 185 होता है, ये 195 होता है। ठीक है, बिस्मुथ का जो वैल्यू होगा ऑलमोस्ट बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो हम देखो बिस्मुथ का वैल्यू कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, आपका यहाँ से यहाँ कितने इंक्रीज, ऑलमोस्ट 17 का, यहाँ से इंक्रीज कितने का है, ऑलमोस्ट 30 का। ठीक है, अमोनिया को छोड़ दो, अमोनिया को ढक के सोचो। तो Sb किसके बाद आता है, Sb बिस्मुथ आता है Sb के बाद। तो अगर मान लो कि आर्सेनिक से Sb में जंप अगर 30 का है, तो यहाँ जंप 30 का कम से कम होना चाहिए। तो 30 का जंप अगर सोचोगे तो 185 प्लस 30 कितना होगा, 215। तो नियर अबाउट 215 के आसपास होना चाहिए यहाँ पे इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू। ठीक, तो ये आप इसका ऐसे सोच सकते हो। बिस्मथ का डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उसका डेटा ऐसा हम सोच सकते हैं कि 215 से तो ऊपर हो सकता है वैल्यू। ठीक, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान देना। तो पहले होता है बिस्मथ, फिर होता है एंटीमोनी का हाइड्राइड, उसके बाद आता है अमोनिया। एच बॉन्डिंग है फिर भी पीछे आ रहा है, क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है अमोनिया का। ठीक, फिर क्या होगा आर्सेनिक का, और फिर क्या होगा आपके पास आर्सेनिक के बाद फिर होता है आपका PH3 का, फिर होगा PH3 का। ठीक है, तो ये ध्यान देना। 13 एप्लीकेशंस। ठीक, मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट पे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी हम बचा चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वाटर और HF में, यानी वाटर का एच बॉन्ड जो होता है और HF का जो एच बॉन्ड होता है किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो हम बोला जाएगा तो एच बॉन्डिंग ऑफ HF स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑल्दो एच बॉन्डिंग is stronger in HF, boiling point of H2O is greater than HF। ऐसा क्यों होता है, उल्टा होना चाहिए था, यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपको पता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना एच बॉन्ड बनता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है 4 एच बॉन्ड, यानी वाटर का एक पार्टिकल में टोटल बॉन्डिंग कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, तो ऑल्दो वीक बॉन्ड है लेकिन 4 बॉन्ड है, और HF के एक पार्टिकल में कितना बॉन्ड होगा, 2 ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग है बट 2 ही है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका तोड़ने के लिए 50 चाहिए तो नेट कितना होगा, 100 देना पड़ेगा। और इसका बॉन्ड को मान लेते हैं एनर्जी 30 ही है, तो तोड़ने के लिए 30 देना पड़ेगा। इन टोटल कितना हो गया, आपको नेट 120 देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऐसा इसमें नेट 100 देना पड़ेगा। तो ऑल्दो HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता फिर, लेकिन ओवरऑल बॉन्ड 2 ही तोड़ना है बॉलिंग करने के लिए, और वाटर में 4 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा हमको। तो बॉन्ड वीक है बट नंबर ज्यादा है पर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा आपको नेट एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है बॉलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है ज्यादा होता है HF, इसका लॉजिक रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग, चलो यहाँ तक प्रॉब्लम हम लोग को